and welcome to the 10th lecture of our laws of motion discussion. In the last lecture we ended our discussion with the discussion of HCV and we were discussing question number 41. So let's start our discussion with question number 41 only. 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं HCV का. HCV क्वेश्चन नंबर 41 और ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बहुत मायने रखता है. वो रिजल्ट बहुत बार हमें फिजिक्स में मिलेगा और उस रिजल्ट को हम लोग याद भी रखेंगे. इसलिए याद रखेंगे क्योंकि एक बार तो नीट में पिछले 2017 में नीट में डायरेक्ट वो रिजल्ट पूछ दिया गया था और उस रिजल्ट से बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे. सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 41 ये है कि अ कार इज स्पीडिंग अप ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सेलरेशन a. एक कार है और ये कार हॉरिजॉन्टल रोड पर a एक्सेलरेशन से चल रहा है. ये देखिए हम लोग कार बना देते हैं और ये कार इस हॉरिजॉन्टल रोड पर a एक्सेलरेशन से चल रहा है. ठीक है भैया. आगे क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन द कार. दो सिचुएशन आपको कंसिडर करने कह रहा है. पहला सिचुएशन है कि अ बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंगल विद वर्टिकल. अगर आप कभी कार में देखे होंगे तो जब कार कांस्टेंट स्पीड से चलता है ना, तो कार में अगर कुछ फैंटम वगैरह लटका देते हैं लोग, वो टार्जन द वंडर कार में लटका हुआ था, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से चले, कांस्टेंट स्पीड से मतलब एक्सेलरेशन 0, तब ये चीज वर्टिकल रहेगा. लेकिन अगर कोई एक्सेलरेट करेगा ना तो ये चीज थोड़ा पीछे हो जाता है. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब ये पूरा एक कांस्टेंट एंगल पे इस तरह से मेंटेन रहेगा. ये चीज आप फील भी कर सकते हो. इमेजिन करो कि एक बस कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, आप उसमें खड़े हो, ठीक है. अचानक से अगर बस एक्सेलरेट करे तो आप पीछे जाते हो कि नहीं? तो सिमिलरली वो चीज पीछे चला जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया. और अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये एक कांस्टेंट एंगल से इस तरह से मूव करेगा. ठीक है. ये एंगल थीटा होगा वर्टिकल से और इस कांस्टेंट एंगल से ये आगे बढ़ेगा. आपको इस थीटा और ए में रिलेशन बताना है. ठीक है. अगर ए दिया हो तो थीटा निकालना पूछा जा सकता है, या थीटा दिया हुआ है तो ए पूछा जा सकता है. इस पार्टिकल का हम लोग मास m ले लेते हैं और मान लेते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी रोड पे खड़ा है, बहुत फिजिक्स का जानकार है, यही एफबीडी बनाएगा, यही इक्वेशन भी दिखेगा, यही सिचुएशन को एनालाइज भी करेगा. ये कहेगा कि दुनिया में अभी तक 3 फोर्स होते हैं, 3 ही फोर्स पढ़े हैं, एक तो mg, एक तो नॉर्मल, एक तो टेंशन. इस पर mg नीचे लगेगा, नॉर्मल नहीं लगेगा क्योंकि किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं है, टेंशन t रहेगा. मैकेनिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ एफबीडी. एफबीडी बना लिए, फोर्सेस दिखा लिए. स्टेप 2, टेक 2 परपेंडिकुलर एक्सिस. दूसरा स्टेप क्या होता है? 2 परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है. इसमें भी रूल है. पहला एक्सिस उधर की तरफ लेते हैं जिधर बॉडी मोशन में है. ये पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? देखिए इसकी आदमी क्या देखेगा कि ये कार आगे बढ़ रहा है ए से, ये पार्टिकल भी इसी कार के साथ बंधा हुआ है, ये पार्टिकल भी आगे बढ़ रहा है ए से. सो पहला एक्सिस आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेंगे, मतलब जिधर मोशन हो रहा है उधर पहला एक्सिस लेंगे. ठीक है. और दूसरा इसके परपेंडिकुलर. तो एक अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तो दूसरा वर्टिकल. पहला स्टेप ड्रॉ एफबीडी. स्टेप नंबर 2, टेक 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, one along the motion and other perpendicular to motion. Step 3, leave the forces along the axis as it is. मतलब जो फोर्स एक्सिस के along हैं उनको as it is छोड़ देना है. ठीक है. कुछ नहीं करना है. Step 4, break the force into component if not along the axis. वह फोर्स जो एक्सिस के along नहीं है उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए. ये टेंशन एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, एक्सिस ऐसे है, ये इसके लॉन्ग नहीं है, इसलिए इसको कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे. ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, टी का ऊपर की तरफ कंपोनेंट टी कॉस थीटा और इधर की तरफ टी साइन थीटा. और आखिरी स्टेप 5, इक्वेशन लिखना. जिधर बॉडी मोशन कर रहा है उधर की तरफ हम लोग इक्वेशन लिखते हैं F = ma. ये बॉडी इधर मोशन कर रहा है, ये फोर्स कितना है? टी साइन थीटा. ये हो गया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ma.
फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या लिखते हैं, जिधर बॉडी मोशन नहीं कर रहा, मतलब परपेंडिकुलर टू मोशन, ये मोशन है, उसके परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं है, नेट फोर्स जीरो, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। सो दिस विल बी T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सो वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू a by g। ठीक है, तब a इज इक्वल्स टू g tan थीटा। अगर a पूछे तो वो होता है g tan थीटा। आगे सब लोग ये बात याद रखिए, क्योंकि ये इक्वेशन अभी बहुत बार मिलेगा, आज के लेक्चर में ही 2-3 बार मिल जाएगा। a इज इक्वल्स टू g tan थीटा। आपसे वैसे इस सवाल में a दिया हुआ था, थीटा पूछा था। अगर थीटा पूछे तो आप tan को उधर भेज दीजिए, tan इनवर्स a by g लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट समझते हैं। दूसरे पार्ट में कहा है कि अभी भी ये कार है, अभी भी ये कार है और ये कार आगे एक्सलेट कर रहा है ए से। इस कार में इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, जिसका इंक्लिनेशन थीटा, ये एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, ये ब्लॉक जिसका मास m। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि ये एक्सलेशन कुछ ऐसा है और ये थीटा कुछ इस तरह से एडजस्ट किया गया है एक दूसरे से कि ये ब्लॉक इस कार के साथ आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ये ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है। द ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लिनेशन। ये ब्लॉक इस इंक्लिनेशन से नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है। दिस इज द कंडीशन। देखिए सवाल पर ये, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन। ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है। फिर से आपको ये थीटा बताना है, फिर से कीजिए, एफबीडी बनाइए। एक आदमी रोड पे खड़ा हुआ, बहुत पढ़ा लिखा है, एफबीडी बनाएगा, इक्वेशन में लिखेगा, इसे हम लोग ऑब्जर्वर। 3 फोर्स होते हैं, mg नॉर्मल टेंशन, ये इस पर mg नीचे दिखाएगा, ये इस पर mg नीचे दिखाएगा, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से नॉर्मल, धागा नहीं है तो टेंशन नहीं लगेगा, 2 ही फोर्स mg और नॉर्मल। पहला स्टेप क्या होता है सॉल्व करने का, ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा, टेक 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, उसमें से एक किधर लेना है, जिधर मोशन हो रहा है, और मोशन हो रहा है कौन देखेगा, ये ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि ये कार ए से आगे चल रहा है, ये ब्लॉक भी इस कार के साथ ए से ही आगे चल रहा है, ये देखेगा ये ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब मोशन जो है वो इसी के अलोंग है। ये इधर पहला एक्सिस ले लेंगे, दूसरा इसके परपेंडिकुलर। तीसरा स्टेप, लीव द फोर्सेस अलोंग द एक्सिस एज इट इज। वह फोर्स जो एक्सिस के अलोंग हो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, जैसा का तैसा छोड़ दीजिए। स्टेप नंबर 4, ब्रेक द फोर्स नॉट अलोंग एक्सिस इनटू कंपोनेंट। ये फोर्स देखिए एक्सिस के अलोंग नहीं है, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना है। कौन सा देखिएगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा, n cos 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है ना जी, सो n cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो इधर की तरफ हो जाएगा n साइन थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा n cos थीटा। 4th स्टेप डन। 5th स्टेप क्या होता है, इक्वेशन लिखना। जिधर ब्लॉक मूव कर रहा है उधर की तरफ कौन सा इक्वेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। इधर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, n sin थीटा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन ma। पहला इक्वेशन। जिधर मोशन नहीं हो रहा मतलब परपेंडिकुलर टू मोशन, उधर मोशन नहीं हो रहा है मतलब नेट फोर्स 0, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, मतलब n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये दूसरा इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू a by g, फिर से a इज इक्वल्स टू g tan थीटा, और अगर थीटा पूछता तो
tan इनवर्स a by g। इस क्वेश्चन में आपसे थीटा ही पूछा था और बाकी ये a इज इक्वल्स टू जी tan थीटा। आगे से इसे हम लोग एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे, रिमेंबर एज ए फॉर्मूला। क्या याद रखेंगे हम लोग कि अगर कोई वेज पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो ये ब्लॉक इस वेज पर नीचे स्लाइड नहीं करेगा अगर ये सिस्टम आगे की तरफ एक्सलेट करे और वो एक्सेलेरेशन कितना हो जी tan थीटा, तब ये सिस्टम नीचे स्लाइड डाउन नहीं जाएगा। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2017। ठीक है, कैन बी आस्क्ड इन जेईई मेंस आल्सो। ये पॉइंट आगे याद रखना है क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। कैसे सवाल बन सकते हैं वो मैं अभी सिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट कीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम लोग ये सीखते हैं कि ये जो अभी हम लोग याद किए कि वेज पर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो वो सिस्टम अगर आगे से a इज इक्वल्स टू जी tan थीटा से चले तो वो ब्लॉक आगे तो बढ़ेगा वेज के साथ साथ, लेकिन वेज पे स्लाइड नीचे नहीं करेगा। ठीक है, इस पर देखिए सवाल पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल सा सवाल क्या पूछेगा कि ये एक वेज है और इस वेज का मास कैपिटल M कह दिया और इस पर एक ब्लॉक रख दिया, उस ब्लॉक का मास स्मॉल m कह दिया। ठीक है, और कह रहा है देखिए कि इधर से हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं F और आपसे पूछेगा फाइंड F सो दैट द ब्लॉक will not slide down the incline। डायरेक्ट पूछ दिया कि इस F की वैल्यू बताइए ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। और हम लोग तो ये जानते हैं कि ये नॉट स्लाइड डाउन कब होता है, जब ये सिस्टम क्या हो आगे की तरफ एक्सलेट करे। कितने से जी tan थीटा से। थीटा ये एंगल है, ये दिया हुआ है, ये कुछ में दिया हुआ है थीटा है, मतलब ये सिस्टम आगे एक्सलेट करे जी tan थीटा से, मतलब इस सिस्टम का एक्सलेशन हमें पता है और इस सिस्टम पे ये लगने वाला फोर्स पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सा बात, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। तो एक लाइन में आंसर हो गया, F इज इक्वल्स टू इस सिस्टम का मास m प्लस m इनटू एक्सलेशन जी tan थीटा, है ना। तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। अब बिल्कुल इसी बात पे वर्मा जी क्वेश्चन नंबर 33 पूछे 33। जब 33 पहले खुद से ट्राई कीजिए फिर आगे सॉल्यूशन देखिएगा, प्लीज ट्राई। तो हमारे हरिश्चंद्र वर्मा जी क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछे हैं, इन्होंने पूछा क्वेश्चन नंबर 33 एक्सीबी कि देखिए ये एक टेबल है और इस टेबल पे एक इंक्लाइंड प्लेन रख दिए। इंक्लाइंड प्लेन को वेज भी कहते हैं, तो एक ही चीज होता है। इस वेज का मास m डैश है, ये एंगल थीटा है, इधर में एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है, इसको एक धागे से बांध दिए और इधर में इस धागे को पास कराने के लिए एक पुली टांग दी, इसको पुली कहते हैं, आगे पुली के बारे में पढ़ेंगे। और इधर में एक ब्लॉक टांग दिए, इस ब्लॉक का मास कैपिटल M। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। आगे कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द मास कैपिटल M, मतलब इस कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है आपको, which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block। ये जो स्मॉलर ब्लॉक है उसको इस ट्रायंगुलर ब्लॉक मतलब जो वेज है उस पर स्लिप ना करने दे। तो फिर से वही बात कि ये इस पर स्लिप कब नहीं करेगा, जब ये जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम किधर बढ़े, आगे बढ़े, और कितने एक्सलेशन से बढ़े, जी tan थीटा से, तभी तो ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी वेज पे रखा हुआ ब्लॉक उस वेज पर स्लिप नहीं करता है नीचे, कब, जब वो पूरा सिस्टम आगे बढ़े, कितने एक्सलेशन से, जी tan थीटा से। tan थीटा क्या है, उसका इंक्लिनेशन एंगल। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली बात है ये धागा इस पे जो टेंशन लगा रहा होगा, देखिए इस ब्लॉक पे टेंशन लगेगा, ब्लॉक से दूर धागे की तरफ, ये टेंशन एक फोर्स होगा, ये फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस सिस्टम का मास कितना है
एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू एक्सलेशन कितना है जी tan थीटा। नहीं तो ये हो गया, ये टेंशन होगा इसमें। सेम धागे में टेंशन सेम होता है थ्रू आउट द सेम स्ट्रिंग। अगर लाइट स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो टेंशन सेम होता है। तो यहां टेंशन T है, इसलिए यहां भी टेंशन T ऊपर की तरफ होगा, इसका वेट mg नीचे लगेगा। और क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है a इज टू जी tan थीटा से, तो जब गौर से देखिए ये सिस्टम और ये ब्लॉक एक ही धागे से बंधा हुआ है। आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दे और एक धागा पास करके यहाँ एक ब्लॉक लगा दे। ये ब्लॉक अगर 1 मीटर नीचे जाएगा तो इधर वाला ब्लॉक भी 1 ही मीटर नीचे जाएगा। मतलब जितना इस ब्लॉक का डिस्टेंस चलेगा इतना ही ये भी ब्लॉक चलेगा। जितना इसका वेलोसिटी होगा उतना ही इसका वेलोसिटी होगा। जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक ही धागा से कनेक्टेड है ना। एक ही धागा से कनेक्टेड है, जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका भी एक्सेलरेशन होगा। तो ये नीचे जाए कितने एक्सेलरेशन से, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है जी tan थीटा, इसका भी कितना होगा जी tan थीटा। ठीक है, फिर से समझिए इस बात को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि ये ब्लॉक इस वेज पे स्लाइड ना करे। तो कोई भी ब्लॉक वेज पे स्लाइड कब नहीं करता है, जब वो सिस्टम आगे की तरफ एक्सलेट करे, कितने से जी tan थीटा से। तो हमने एक्सप्रेशन लिख दिया कि भैया ये स्लाइड नहीं कर रहा है। मैं लिख देता हूं, सिंस द ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन hence a is equals to g tan थीटा। अब a is equals to g tan थीटा, ये एक्सप्रेशन प्रोवाइड हुआ, उसके लिए ये फोर्स लगा टेंशन T, यहाँ पे धागा बना हुआ वो टेंशन T लगा, इसका mg भी लग रहा होगा, नॉर्मल भी लग रहा होगा। उसे मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो mg नॉर्मल बैलेंस कर ले रहा होगा, इधर की तरफ मोशन तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ इधर की चर्चा कर रहे हैं। और ये टेंशन T कितना होगा, तो भाई फोर्स दिख रहा है, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो लिख दी टेंशन। सेम धागा यहाँ टेंशन लगा है, mg लगा है, जितने से ये सिस्टम एक्सलेट कर रहा है उतने से ये भी एक्सलेट करेगा, क्योंकि सेम धागे से कनेक्टेड है। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि मान लीजिए एक कार है, उसके पीछे एक खटारा कार है, एक्सीडेंट हो गया बेचारा का, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड से या एक धागे से बांध देते हैं। अब आगे वाला कार जितने एक्सेलरेशन चलेगा ये इसको भी उतने से ही खींचेगा, है ना। तो अब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, इक्वेशन लिखिए, ब्लॉक जिधर जाता है उधर की तरफ के फोर्स को पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, mg माइनस T इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन mg tan थीटा। हम लोग को इसी m का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और mg कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T। तो m का वैल्यू हो जाएगा T बाय ये, और T पता है हम लोग को m डैश प्लस m इंटू जी tan थीटा बाय g टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा। तो अब देखिए ये स्मॉल g से ये स्मॉल g कट जाएगा, और अगर आप चाहो तो ऊपर नीचे tan थीटा से डिवाइड कर दो, आंसर उसी फॉर्म में दिया, इसलिए ऊपर में भी tan थीटा से डिवाइड कर दो, नीचे में भी tan थीटा से डिवाइड कर दो। तो ऊपर वाला tan थीटा निपट गया, ऊपर बचा रह गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और नीचे में tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय tan थीटा, पहले cot थीटा हुआ करता था, शायद अभी भी होता होगा, माइनस tan थीटा बाय tan थीटा 1। तो ये इस कैपिटल M का आंसर, ये इस कैपिटल M का वैल्यू हो गया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इस पॉइंट का यूज किया जाता है, a इज इक्वल्स टू जी tan थीटा। तो ये आज का एक कॉन्सेप्ट रहा जिसको आपको याद करना है, याद रखना है, और उस पर कैसे सवाल बनाना है वो भी। आगे चल के जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी ये मिलेगा। हम लोग कहेंगे कि देखो एक कार में एक बाल्टी में भर के पानी रख दिए, जब वो कार चलेगा ना, एक्सलेट करेगा, तो पानी ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो भी यूं करके इंक्लाइंड हो जाएगा, और ये जो इंक्लाइंड का एंगल बनेगा ना थीटा, वो भी इतना ही होगा, a इज इक्वल्स टू जी tan थीटा। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेट करके हम लोग चीजों को याद रखेंगे, वहां मैं इन चीजों को वापस से रिवाइज भी करवाऊंगा। अभी इसको लिखिए, एक क्वेश्चन और करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। तो अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगले सवाल में, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सवाल है,
और सब लोग ट्राई कीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन लिख करके, और फिर आगे वीडियो पॉज करके तब सॉल्यूशन देखना है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, ये इजी क्वेश्चन है लेकिन मेहनत करना है इसमें और समझ के आंसर निकालना है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसको समझ के करना है कि हम ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसका लॉजिक होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि सब लोग कहते हैं भाई 500 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो, किए जा रहे क्वेश्चन सॉल्व और आंसर तक पहुंच भी गए, लेकिन लॉजिक सही नहीं होता है, और लॉजिक सही नहीं होने से ये बहुत गलत है आगे, क्योंकि क्वेश्चन वही आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। यहां तो आपको प्रैक्टिस कराया जा सकता है। माई जॉब इज सिंपल, मैं आपको हर वो कुछ सिखा सकता हूं जो फिजिक्स में है। मैं फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना सकता हूं, आपको सब समझ में आने लगेगा, आप फिजिक्स से प्यार करने लगोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दिए, उसको भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, लेकिन प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस समझ के करना है। जैसे मैं एक एक बात को कहता हूं कि ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों दिखाए, हर स्टेप को मैं रिपीट करता हूं कि 5 स्टेप थे, ऐसे ऐसे स्टेप करके सॉल्व किए। इन सारी चीजों को समझना और हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना, सिर्फ रट के नहीं। और वैसे अगर इसको कीजिएगा तो बिल्कुल ये सवाल बनेगा, और वही चीज मेरा काम है सिखाना। ये एक वेज है, अगर वेज में चक्का लगा देना तो इसको काट भी कहते हैं, काट इस तरह से, ट्रॉली, ट्रॉली या काट। तो देखियो फ्लिपकार्ट या अमेजन पे अगर आप लोग कुछ शॉपिंग करते होंगे तो उसमें लिखा था इन योर कार्ट क्या है, या फिर कहीं मॉल में जाके शॉपिंग करें तो वो कार्ट देता है, आपको ट्रॉली देता है, तो वो इसी शेप का होता है। इस कार्ट के ऊपर एक यूं करके ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, और एक धागा यूं करके इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल इस वॉल से बंधा हुआ है, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, और इस सिस्टम को रोकने के लिए, इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए मैं इधर की तरफ एक फोर्स F लगा रहा हूं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड F so that the system will remain in equilibrium. In equilibrium. Equilibrium का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम जब भी वर्ड मिले इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, एफपीडी बनाइए, फिर वीडियो के आगे सॉल्यूशन पार्ट को देखिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस ब्लॉक का एफपीडी बनाएंगे। सबसे पहले इस ब्लॉक का एफपीडी बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। दुनिया में कितने फोर्स होते हैं, 3 पढ़े अभी हम लोग, तो 3 ही याद रखेंगे। एक तो mg नॉर्मल टेंशन, इसका वेट mg नीचे रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इस पे नॉर्मल ऐसे रहेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और देखिए ये धागा से ही बना हुआ है तो इस पे टेंशन T ऐसे रहेगा, ये लगा दिए। और अगर कोई एक्सटर्नली फोर्स लग रहा हो तो उसको भी लगाना है। एक्सटर्नली इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये जो F लग रहा है ना वो इस कार्ड पे लग रहा है, ब्लॉक पे नहीं लग रहा। फोर्स कहां लग रहा है वो भी बहुत मायने रखता है। बहुत बच्चे इसको सॉल्व कर देते हैं, ये F यही लगा दिए, सर आंसर तो आया ना गया। अरे भैया वो F इस पे थोड़ी लग रहा है, ये F इस कार्ड पे लग रहा है, तो वो जब कार्ड की एफबीडी बनाएंगे तब निकाल सकते हैं उसको। इस ब्लॉक पर बस यही 3 फोर्स लग रहा है, बस यही 3 फोर्स आपको दिखाना है। पहला स्टेप एफबीडी कंप्लीट हो गया। स्टेप 2, टेक 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस लेना होता है। एंड उसमें रूल क्या था कि अगर ब्लॉक का मोशन हो रहा है तो जिधर मोशन हो रहा है उधर एक एक्सिस, दूसरा उस एक्सिस के परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ब्लॉक का मोशन नहीं हो रहा है देन यू कैन टेक एनी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, तब आप कोई भी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ले सकते हैं। हम लोग होशियार हैं इसलिए हम लोग 2 ऐसे लेंगे, एक अलोंग द इंक्लिनेशन, दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लिनेशन, क्योंकि इस होशियारी से हम लोग कामचोर बन जाएंगे, और कामचोर बनना अच्छी बात है, इससे हम लोग का मेहनत घट गया। क्योंकि 2 एक्सिस ऐसे लेने से 2 फोर्स एक्सिस के अलोंग हो गए, क्योंकि तीसरा स्टेप कहता है कि लीव द फोर्सेस अलोंग द एक्सिस एज इट इज, मतलब इस नॉर्मल टेंशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कीजिए, इनको एज इट इज छोड़ दीजिए। जो फोर्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं हो उसको कंपोनेंट में ब्रेक करना है। ये mg, ये 30 डिग्री, ये 90, ये एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये पूरा 90 है तो ये हो जाएगा 30।
ठीक है, वैसे हम लोग याद भी कर चुके हैं कि जब ये एंगल थीटा है ना तो mg का इधर की तरफ mg sin थीटा होता है, इधर cos थीटा होता है। क्यों होता है देखो, ये mg ये 30 तो इधर हो जाएगा mg cos 30, mg cos 30, क्योंकि 30 डिग्री इधर है ना, हमेशा एक्सिस से एंगल देखना होता है। तो mg cos 30, इधर की तरफ mg sin 30, और sin 30 पहले हाफ हुआ करता था, अभी भी शायद वही होता होगा। तो mg/2 cos 30 √3/2, तो ये √3/2 mg। ये सिस्टम पूरा पूरा इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ऊपर फोर्स कितना है n, इधर कितना है √3/2 mg। तो अगर आपसे पूछता कि ब्लॉक पर वेज कितना नॉर्मल लगा रहा है, देन योर आंसर शुड बी √3/2 mg। जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो t का वैल्यू mg/2। अगर आपसे पूछता कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है, तो आंसर होता mg/2। सो दिस इज नॉर्मल ऑन ब्लॉक बाय काट, एंड दिस इज टेंशन इन स्ट्रिंग। ये दोनों भी पूछा जा सकता था आपसे, लेकिन मैंने ना तो टेंशन इन स्ट्रिंग पूछा है, ना ही ये नॉर्मल ऑन द ब्लॉक पूछा है, और अभी तक यही दो आंसर आए इस ब्लॉक के एफबीडी बनाने से। मैंने क्या पूछा है, एफ, इस फोर्स को, और ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस काट पे लग रहा है। तो अब हम लोग इस काट का एफबीडी बनाएंगे। अब में से कोई ये कह सकता है कि सर पहले से ही जब हम लोग को दिख ही रहा था ना ये फोर्स काट पे लग रहा है, तो पहले से काट का ही बना लेते, ब्लॉक का काहे बनाया, काहे टाइम बर्बाद किए। टाइम बर्बाद नहीं हुआ है, उसका यूज है, आगे अभी देखेंगे क्यों यूज है। चलिए काट का एफबीडी बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है काट का एफबीडी बनाना, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ ब्लॉक का एफबीडी बनाना सीखे हैं। काट का एफबीडी बनाने में बहुत लोगों से गड़बड़ी हो जाता है, इसलिए ये गड़बड़ी ना हो ये सीखिए। देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है, काट का मतलब काट, उसके साथ और कुछ नहीं। काट का मतलब इतना पार्ट, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये चक्का, बस इतना ही। तो मैंने इतना ही दिखाया है। इधर में एक ब्लॉक था, उसको मैं डॉटेड से दिखा देता हूं, क्योंकि ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में है। ठीक है, हम लोग क्या बना रहे हैं, एफबीडी ऑफ काट। ये अपने आप से सवाल पूछना है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, एफबीडी ऑफ काट। तो काट पे लगने वाले फोर्स दिखाएंगे। इस काट का कुछ मास होगा, कैपिटल एम मान लेते हैं, दिया हुआ नहीं है, मान लिए कैपिटल एम, मतलब इसके फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए क्योंकि हम अपने से माने। तो इसका वेट mg नीचे रहेगा, ये सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगा, क्योंकि दो चक्का कांटेक्ट में है, दोनों चक्का पे नॉर्मल रहेगा, हम एक ही साथ लगा दिए। एन डैश, क्योंकि एक n ऑलरेडी लिख चुके हैं ना इसको, तो एक तो इस पर mg लगेगा, दूसरा इस पे नॉर्मल। नॉर्मल वहां लगेगा जहां जहां कांटेक्ट है। तो दो चक्के में कांटेक्ट था, तो दोनों के बदले हम एक ही नॉर्मल दिखा दिए, क्योंकि दोनों सरफेस सही था। दूसरा, इस काट का इस ब्लॉक के इस वाले सरफेस से कांटेक्ट है, तो इस काट ने ब्लॉक पर नॉर्मल ऊपर लगाया था, काट ने ब्लॉक पर नॉर्मल ऊपर लगाया था, ब्लॉक जो होगा वो काट पे नॉर्मल इस तरह से परपेंडिकुलरली इधर लगाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दिस इज नॉर्मल ऑन द काट बाय द ब्लॉक। और मैंने आपको कहा था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के दो फोर्स एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करते। व्हाई? बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इसलिए एफबीडी में कभी भी दोनों नॉर्मल नहीं दिखता है, क्योंकि एफबीडी में फोर्सेस कैंसिल होते हैं, बिकॉज एफबीडी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक ही बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन ये जो दो नॉर्मल है, काट ने ब्लॉक पे लगाया, ब्लॉक ने काट पे लगाया, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ यही नॉर्मल देखते हैं हमेशा, क्योंकि ये ब्लॉक पे लग रहा है। काट पे लगने वाला नॉर्मल तब दिखेगा जब काट का एफबीडी बनाएंगे। वो देखिए आपको यहां दिख रहा है, और इस नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग निकाल चुके हैं। ये यूज था पहला वाले का, ये होगा √3 mg/2। तो इस काट का दो कांटेक्ट था, एक ये सरफेस से, तो उसके बदले नॉर्मल दिखा दिए, इस ब्लॉक से उसके बदले नॉर्मल दिखा दिए। अब क्या इस काट से कोई धागा बंधा हुआ है? गौर से देखिए, ये जो धागा था ना वो इस ब्लॉक से बंधा हुआ था, काट से नहीं। काट से देखिए कहीं भी धागा नहीं बंधा हुआ है, मतलब कोई टेंशन नहीं। तीन ही फोर्स होता है, एक तो mg, एक तो नॉर्मल, एक तो टेंशन। mg लगा दिए, नॉर्मल लगा दिए, टेंशन लग ही नहीं रहा है।
एक को एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा था, वो भी लगा देते हैं, लिखिए लीजिए ऐसा। FBD कंप्लीट। 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर FBD आप सही से बना लिए तो। 50 क्या 60-70% मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आप सही से समझ के FBD बना लिए तो। FBD कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप, टेक 2 परपेंडिकुलर एक्सिस एंड सिंस द बॉडी इज एट रेस्ट, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, सो यू कैन टेक एनी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, कोई भी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ले सकते हैं। हम लोग होशियार है इसलिए हम लोग 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे लेंगे, एक इस तरह से वर्टिकल, दूसरा इस तरह से हॉरिजॉन्टल। क्यों ऐसे लिए? हॉरिजॉन्टल आप ऐसे भी यहां से लो, इसके पैरेलल यहां से लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, सब चीज एक ही है। पैरेलली आप कैसे भी ले सकते हो, क्योंकि वह फोर्सेस जो एक्सिस के अलोंग है, तीसरा स्टेप कहता है कि वह फोर्स जो एक्सिस के अलोंग है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो mg को कुछ नहीं करना है, इस एंडेस को भी कुछ नहीं करना है, इस f को भी कुछ नहीं करना है। चौथा स्टेप कहता है कि वह फोर्स जो एक्सिस के अलोंग नहीं है उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए। ये जो नॉर्मल है वो कुछ यूं करके है, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में नहीं है, तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, ये एंगल 30, ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा 60, पूरा 90, तो ये हो जाएगा 30। तो ये जो नॉर्मल है n, इस नॉर्मल का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा n थीटा एंगल पे cos थीटा, तो n cos 30, n cos 30, और इस n का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा n sin 30। n का वैल्यू मेरे को पता है √3 mg/2 और cos 30 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 mg, 3/4 mg। और इधर चलिए, ये सही किए हैं, cos 30 √3/2, ये √3 mg/2, √3 हो गया, ठीक है। इधर चलिए n sin थीटा, n कितना है √3/2 mg, और sin 30 1/2 होता है, तो ये √3 mg/4 हो गया, ठीक है। अब ये काट रुका हुआ है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, ऊपर फोर्स है n डैश, नीचे ये सब, तो इस ना ही मुझे n डैश निकालना है, ना ही मुझे मास पता था, मतलब इस डायरेक्शन में मोशन को लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर मास दिया होता और ये नॉर्मल पूछता तो हम लोग इधर की तरफ इक्वेशन लिखते, n डैश का वैल्यू mg प्लस ये लिख देते, ठीक है। हमें ये f पूछा है, तो भाई ये ब्लॉक इधर भी नहीं मूव कर रहा है, तो जितना फोर्स उधर उतना ही फोर्स इधर, इधर कितना है f, और इधर कितना लग रहा है √3 mg/4। ये हम लोग का f का वैल्यू हो गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन के हेल्प से FBD क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग FBD बनाते हैं, और हर क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करना है। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।